गंदम जो प्लेज हुई थी बैंकों की, कमर्शियल बैंकों के पास जो प्लेज हुई थी, हजे के वो गोदाम के ताले तोड़ के वो तक उठा के ले गए जुल्म है फार्मर के साथ। और इसमें कुछ लोग फैसिलिटेट हुए जिन्होंने वो खरीदिया। वो लोग जिनके पेट पे लात पड़ गई वो ये कहना चाह रहे हैं कि IMF की जो पॉलिसी थी वो गलत थी। जो मैं 10 महीने का जो हमारे पास स्टॉक था वो 2 महीने के अंदर इवेपोरेट हो गया। तो भाई ये 3 महीने में कहाँ चला गया? कटाई के बाद सीधा आपके पास 28 मिलियन का पहाड़ खड़ा हो गया। 28 मिलियन अगर आप ओपन में छोड़ दो, कौवे भी खा जाएंगे, कीड़े भी खा जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि इसको एक सिक्योर प्लेस हो, उसके लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। वी शुड नॉट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, We should talk about solutions. 2024 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने गंदम की कटाई से पहले गंदम को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जब कटाई हुई गंदम की तो ओवर सप्लाई हो गई मार्केट के अंदर और प्राइसेस बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। फार्मर्स को बड़ा नुकसान हुआ। और इस साल 11 जुलाई तक हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही थी कि मुल्क में इनफ वीट है, इस दफ़ा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तकरीबन 13 दिन बाद ही 24 जुलाई के दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो 1 मिलियन टन गंदम को प्रोक्योर करेगी इंटरनेशनल मार्केट से। इन चीज़ों के ऊपर जो है बात करना चाह रहा हूँ शबीर काज़मी के साहब के साथ। हमारी अभी बिल्कुल रिसेंट एपिसोड हुई है जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा जो है गंदम की मार्केट को एक्सप्लोर और समझने की कोशिश की ज़रूर है। लेकिन आज जो है इमीडिएट क्राइसिस के ऊपर बात करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या इस क्राइसिस के साथ डील करना का जो तरीका गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, क्या ये सही है नहीं। वेलकम टू द स्टूडियो शबीर साहब। थैंक यू। हाउ आर यू? तो शबीर साहब, पहले तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ये बैकग्राउंडर दीजिए कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो गंदम के मामलात में काफ़ी सेंसिटिव है, तो क्यों है और अमूमन किस तरह डील करती रही है इस इशू को? से सब अगर आपको याद हो, पिछली दफ़ा जो हमारी लास्ट एपिसोड थी जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें मैंने कहा था कि वीट इज़ मोर लाइक अ पॉलिटिकल क्रॉप और उसके ऊपर गवर्नमेंट किसी हद तक कंट्रोल भी रखना चाहती है। उसकी एक बेसिक है कि बेसिक फूड आइटम है और उसको किसी भी किस्म की मार्केट डिस्टॉर्शन से बचाना है। इसलिए ज़रूरी है जो एंड कंज्यूमर है उसको रोटी महंगी सस्ती का उलझन ना पड़े। तो बेसिक यहाँ से हुकूमत के 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव होते थे रिसेंट पास्ट में। पहला, गवर्नमेंट एक कल्टीवेशन के वक्त सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती थी कि इस साल हुकूमत गंदम इस कीमत पे ख़रीदारी करेगी। उसकी वजह यह थी कि बल्क ऑफ द वीट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट लेती थी और एक वक्त तो ऐसा भी था कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल गंदम ख़रीदना ममनू था। ठीक, दे वर नॉट अलाउड, तो गवर्नमेंट ख़रीदती थी। अभी 2 साल पहले जो एक IMF का जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि आप मकई की खरीदारी नहीं करते, आप चावल की खरीदारी नहीं करते, आप गंदम की गन्ने चीनी की खरीदारी नहीं करते, फिर क्या वजह है कि ये करते? अच्छा, इसमें से जो गवर्नमेंट को 2 बड़े प्रॉब्लम होते थे। एक तो बैंक से बड़ी ह्यूज बोरिंग करनी पड़ती थी, दूसरा फिर उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ता। फिर जो उसको अब मैं थोड़ा सा लॉजिस्टिक की निटी-ग्रिटी में जाके क्योंकि मेरे ऑडियंस माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट है, अगर उनको वो प्रोसेस समझ आ गया तो दे बी एबल टू अंडरस्टैंड और वो सब चीज़ को बेहतर, और आपकी एफर्ट उनके लिए ज़्यादा यील्डिंग होगी। तो उसके बाद गोदाम किराए पे लेते थे तो बड़ी एक बखेड़ा होता था। और जो चीज़ है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो एवरेज है कि 27 से 30 मिलियन टन वीट होता है। इसमें कुछ हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होता है, कुछ हमारे नेबर्स तक चला जाता है, उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, कुछ है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वो से वो बिल्ड करते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बहुत हो जाता था। और उसके हिसाब ये लगाएं कि अभी 1 मिलियन टन गवर्नमेंट जो इंपोर्ट करेगी, 1 मिलियन टन के ऊपर खर्चा होगा
$500 मिलियन का, विच इज़ $500 बिलियन। तो अब ये सोचें कि 1 मिलियन के ऊपर $500 मिलियन का खर्चा। तो अगर आपको 25-30 मिलियन इंपोर्ट करना पड़ जाए तो गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा कहाँ तक बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो एक ये था, और इसका सबसे बात ये थी कि इसके पीछे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता था कि वो एरिया जो वीट डेफिशिएंट हो उनको रेगुलरली माल मिल सके, जो इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट का एक टर्म आता है हमने कही थी, तो वो था। और उसमें सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट को तमाम मूवमेंट मालूम होती थी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना गंदम है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इस साल अभी जो नया फजीता आया है तो आप देखें कि अप्रैल मई में कटाई शुरू हुई गंदम की, और जुलाई में आके हम हंगामा खड़ा करें, वीट की शॉर्टेज है, रोटी महंगी हो जाएगी। और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे, कन्वेंशनल मीडिया में तो इतना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत लाउड डिबेट हो गई है। इंटरेस्टिंग है। अब आपने कहा कि 28 में जो है ना आपका पास पड़ा होता है मिलियन टन जो है वो पड़ा हुआ होता है, मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होता है। और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इन्होंने तकरीबन 29.6 मिलियन टन एक्चुअली रिपोर्ट किया है। तो अगर 11 जुलाई को 29.6 मिलियन रिपोर्ट हो रहा है और कहा जा रहा है कि एडिक्वेट स्टॉक है, तो उसके बाद ये 13 दिन के अंदर क्या हो गया जो। तो देखें, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो समझाने के लिए, नॉट नेसेसरी कि जो मैं कुछ बातें कर रहा हूँ वो ड्रामों में आप लिखा हुआ पढ़ते हैं ना कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनके कुछ नाम हैं, अगर किसी से मिल जाए उनका कैरेक्टर तो वो काइंड ऑफ डिस्क्लेमर लगा होता है। तो एक डिस्क्लेमर के साथ देखें, इस साल गंदम गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा, तो वो लोग जो गंदम की प्रोक्योरमेंट पे डिजिग्नेट होते थे, और बताया ये गया कि IMF की पॉलिसी की वजह से वो हुकूमत गंदम नहीं खरीदे। तो एक नैरेटिव है कि जी वो लोग जिनके पेट पे लात पड़ गई वो ये कहना चाह रहे हैं कि IMF की जो पॉलिसी थी वो गलत थी, और उसकी वजह से ये हुआ कि 2 महीने के अंदर हमें जो में 10 महीने का जो हमारे पास स्टॉक था वो 2 महीने के अंदर इवेपोरेट हो गया। कहाँ चला गया, इसमें अगर वो हो गया। वो भी एक कैप्शन पढ़ा था मैंने कि आसमान निकल गया या ज़मीन खा गई। तो भाई ये 3 महीने में कहाँ चला गया। तो एक तो नेगेटिव ये है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो पास्को है, बेसिकली पास्को को एक तरीके से हम नाम किसी का नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे किसी का, ऑफ कोर्स नाम हम किसी का नहीं लेंगे। द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट स्टोरेज, उनके पेट पे लात पड़ी तो IMF की पॉलिसी की वजह से। तो वो एक ये नेगेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि ये IMF की पॉलिसी जो थी वो गलत थी। लेकिन जहाँ से मैंने फिर आज भी बात शुरू की है कि भाई जब गंदम गवर्नमेंट मकई नहीं खरीदती, चावल नहीं खरीदती, चीनी नहीं खरीदती, तो वाई टू मेक वीट अ पॉलिटिकल इशू। वैसे तो अगर देखा जाए तो शुगर को भी इन्होंने पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है, और बड़ी इवन 25-25 रुपए के ऊपर किलो के ऊपर भी जो है बड़े सेंसिटिव हो जाती है गवर्नमेंट, और एक रकस बन जाता है। सो इट्स देयर कि पॉलिटिसाइज करते हैं कुछ क्रॉप्स को। अब मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की इंडिकेटिव प्राइस तकरीबन 3500 रुपये वो उस 40 किलोग्राम की बोरी का, तो बट उसकी जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है? मैंने जो लास्ट टाइम कहा था कि 20% वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी। या हम अपने ऑडियंस को भी बता सकते हैं कि कॉल करने के लिए कि हमारा एक नेगेटिव है कि 20% जो होता है वो वीट ख़राब हो जाता है बिफोर गोइंग टू मार्केट, और इट बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उस वक्त एक फार्मर डेस्परेट होता है कि यार मैं अपना माल किसी ना किसी तरह से किसी कीमत पे, अभी पिछले साल जो कीमत थी वो मेरे ख्याल से 3500 थी,
उससे पहले साल 4,000 थी। अच्छा। अब मुझे एक बात बताएं, दुनिया महंगाई की तरफ जा रही है तो हुकूमत ने जो 4,000 की कीमत थी वो 35 पे 3,500 पे कर दी, तो एक फार्मर डेफिनेटली जिटरी होगा कि यार ये कैसे करूं। तो हाँ। इस दफ़ा जहाँ तक मेरा अपना फाइंडिंग्स हैं, और मैंने आपको बताया मैं सिंध में भी और पंजाब में भी काफ़ी शहरों में गया, तो एक चीज़ बड़ी नुमायाँ है कि 2200 कीमत हुकूमत की जो भी हो, एक्चुअल बाइंग 2200, 2500, 2700 तक पे हुआ। एक जुल्म है फार्मर के साथ, और इसमें कुछ लोग फैसिलिटेट हुए जिन्होंने वो खरीदिया। इस वक्त मार्केट में भाव जो चल रहा है वो 4,600 रुपये चल रहा है, तो फार्मर को क्या मिला? 2500 रुपये, और इंटरमीडिएट को बाकी मिल गया। जो लोग थे जिन्होंने ख़रीदा वो वही माल 4,600 में 4,500 में बेचे। तो ये एक जो डिस्पैरिटी आई है, इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी है कि अगर इसको थोड़ा सा और मेरे पास होल्डिंग पावर हो, मतलब फाइनेंशियली आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटी हो, तो मैं अगर इसको 1-2 महीने और छुपा के रखूँ तो शायद कल 5,000 तक मैं ये बेच सकूँगा। ठीक, तो देखें अब आपने जिस तरह कहा कि पिछले से पिछले साल 4,000 के करीब जो है वो प्राइस थी और अब वो कम कर रहे हैं, तो इसका तो ये मतलब नहीं है कि और ज़्यादा वीट वेस्ट होने को जा रहा है। एक्चुअली वी गोइंग टू हैव मोर स्टॉक एंड वी माइट नेसेसरली बी एबल टू सेल ऑल ऑफ इट। और फिर जैसे लास्ट टाइम जैसे गवर्नमेंट ने जब 2024 के अंदर इंपोर्ट किया हार्वेस्ट से पहले और ओवर सप्लाई हो गई, अब इस दफ़ा हम इंपोर्ट करने को जा रहे हैं, तो हमने कोई सेफ गार्ड्स लिए हैं जिससे हमें लाइक वी कैन बी श्योर? एक चीज़ मुझे बताएं, मेरे मुल्क में एट एन एवरेज 27 मिलियन टन 28 मिलियन टन की कंजम्पशन है, उसके अगेंस्ट 1 मिलियन टन क्या बनेगा? बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, क्वांटिटी नहीं है कि मार्केट में पैनिक आ जाए। ठीक। सर सवाल ये उठता है जो मेरा जैसा आदमी करता है, आपके भी जहन में आता है कि यार व्हेन वी हैव इनफ लोकली प्रोड्यूस वीट, तो व्हाई शुड वी गो फॉर इम्पोर्ट? क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क का एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी अपना इशू है। तो एक जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कहता है व्हाई आर वी वेस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑन इम्पोर्ट ऑफ अ कमोडिटी विच इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान इन एम्पल क्वांटिटी, और वो फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। तो आपने कहा कि अगर एक इंटरमीडिएट जो वो प्रोक्योरमेंट की उसके पास पावर होती है और वेयर हाउस होता है, तो वो खरीद के आगे जाके बड़ी प्राइसेस ले सकता है, होर्डिंग करने का आपने एक तरीके से उसके साथ। तो लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये प्रीमियम प्राइसिंग ना मिल सके किसी इंटरमीडिएट को वीट के ऊपर, तो फिर वो वेयर हाउसेस बनाएगा कैसे और बनाएगा क्यों? नहीं, देखिए एक चीज़ को तो आप याद रखें, गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। गवर्नमेंट का जो मैंने अभी आपको कहा, गवर्नमेंट के अपने पास एक स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व। वो इसलिए होता है कि किसी इलाके में किसी जगह थोड़ी सी 19-20 सप्लाई पोजीशन हो, तो वो इमीडिएट डिलीवर करके उस बैलेंस को मेंटेन किया। ठीक है, 2 दिन के लिए प्राइस 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए ऊपर गई, लेकिन द बेस्ट एफर्ट इज़ टू नॉर्मलाइज। तो उसमें गवर्नमेंट का वो रोल अपनी जगह है। गवर्नमेंट हमेशा हर मुल्क में एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व अपने पास रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये मसला नहीं होता कि मेरा खर्चा 1 रुपये या 1.5 रुपये या 2 रुपये। गवर्नमेंट का ये है कि जी वो जो शॉक्स आते हैं ना, सप्लाई शॉक्स, उससे लोगों को महफूज रखना। अच्छा काजवी साहब, चलें लेट मी काउंटर, ठीक है। सो एक तरीका तो ये है कि गंदम का दाना जो है वो आपने लेके रख लिया और आपने ज़ख़ीरा अंदोज कर लिया, लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि आप अपनी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री जो गंदम की है उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करो। मतलब कि अगर आप कॉर्नफ्लेक्स बनाते हो, अगर आप वीट को प्रोसेस करके उससे चीज़ें बना लेते हो, तो वो अब खुराक तो आपके मुल्क के अंदर है ही, और आप शायद एक्सपोर्ट भी उसमें से कुछ कर सकते हो अगर आपको मौका मिलता है और रेगुलेशंस के आप उसमें होते हो। तो वाई गो फॉर वेयर हाउसिंग
ऑफ व्हीट इटसेल्फ व्हेन आप उसको डाउनस्ट्रीम में थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके उसका बल्क रिड्यूस करके उसको डब्बों में डाल के पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर। देखें सैयद साहब, एक चीज़ याद रखिएगा, एग्रीकल्चर की जितनी क्रॉप्स होती हैं उसका होता है कि एक सीज़न आता है जब कटाई का है, कटाई के वक्त सीधा आपके पास 28 मिलियन का पहाड़ खड़ा हो गया। ठीक। 28 मिलियन का, 28 मिलियन अगर आप ओपन में छोड़ दो, कौवे भी खा जाएंगे, कीड़े भी खा जाएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको एक सिक्योर प्लेस हो जहाँ पे उसके लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। तो जो वेयर हाउस की जो ज़रूरत है, चाहे आप एज अ ट्रेडर, मैं एज फ्लोर मिल ओनर, ये वैल्यू एडिशन का जो काम कर रहा है, उससे कोई चीज़ बना रहा है, बेकरी के आइटम बना रहा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो दे नीड अ रेगुलर सप्लाई। और उसको जो आजकल आप बड़े शौक से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बच्चों को सबक पढ़ाते हैं और जस्ट इन टाइम का होता है, वो क्या होता है कि जी आप प्लेसेस जो ट्रेडर्स हैं, या उसके लिए एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, एग्रीगेटर, जो चीज़ें इकट्ठा कर रहा होता है। उसने मुख्तलिफ फार्मर से दिया, उसने अपने पास एक फैसिलिटी है जहाँ 10,000 टन, 20,000 टन, 50,000 टन माल है जो मुख्तलिफ लोगों का है, और वो वेयर हाउस ऑपरेटर जो है वो मुख्तलिफ लोगों का माल रखता है, चाहे वो फ्लोर मिल हो, चाहे जो बेकरी प्रोडक्ट बना रहा हो, कोई भी हो, उसको अपनी फैसिलिटी क्रिएट ना करनी पड़े, बल्कि एक स्टैब्लिश फैसिलिटी है जहाँ से वो ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। अंडरस्टूड। लेकिन फिर देन यू डू हैव दीज लार्ज प्लेयर्स, जैसे कि आपके कॉर्नफ्लेक्स, फौजी कॉर्नफ्लेक्स फॉर एग्जांपल हैं, वो बिस्किट्स भी बनाते हैं, बिस्किट कंपनीज बहुत सारी हैं आपकी, दे ऑल यूजिंग व्हीट एज अ रॉ मटेरियल, और पास्ता मेकर्स हैं, तो ये सारे जो हैं मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर, एंड इट सीम्स टू मी लाइक कि इनके पास सबसे ज़्यादा इंसेंटिव है कि वेयर हाउसिंग करें। देखिए, थोड़ा सा जाती करूँगा, हम वो लोग हैं, एक मेरे वालिद एक कहानी सुनाते थे कि एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, उसके सीने पे बेर गिर गया, तो एक सवार घोड़े से जागा था, उसने बोला, ए भाई सवार यहाँ आओ। आया, कहने लगा क्या? कहने लगा ये बेर मेरे मुंह में डाल दो। लेथार्जी या नालायकी, निकम्मेपन की अंग, वो मैं अपने डैडी का सुनाया हुआ जो बात थी वो से था कि ये बेर मेरे मुंह में डाल दो। भाई आप मिसाल के तौर पे आपकी फ्लोर मिल है, आपकी बेकरी है, कुछ है, वाई डू वी एक्सपेक्ट कि जी हुकूमत गंदम खरीदे, हुकूमत अपने वेयर हाउस में रखे, और फिर जब मुझे चाहिए हो तो मैं अपना बंदा भेजूं और वहाँ से मंगा लूँ रोज़ की 10, 20, 50 बैग। भाई मैं खुद एज प्रोसेसर रखूँगा, तब भी मैं बैंक से बोरोइंग करूँगा, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट भी बोरोइंग करेगी, मुझे भी वेयर हाउस का ख़र्चा देना है, गवर्नमेंट को भी वेयर हाउस का ख़र्चा देना है, तो सिर्फ ये है कि वो ख़र्चा कौन बर्दाश्त करेगा। और उसमें जो चीज़ है, जब मैं आप कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, या नथिंग्स कम फ्री इन दिस वर्ल्ड, तो भाई चाहे गवर्नमेंट ले, चाहे कोई भी करे, वो फैसिलिटीज़ की जो कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग की जो कॉस्ट है, वो अल्टीमेट कॉस्ट में बिल्ट इन हो जाती है। हाउ वुड यू एक्चुअली स्ट्रक्चर द पॉलिसी कि फार्मर्स को उनका फेयर रिटर्न भी मिल जाए और कंज्यूमर्स की प्राइसेस पे कोई मेजर शॉक्स ना आए, और एट द सेम टाइम जो है इंटरमीडियरीज भी अपना एग्रीगेशन के काम कर सकें, वेयर हाउसिंग भी चल सके? हाउ वुड यू डीपोलिटिसाइज व्हीट? वी हैव टू क्रिएट सर्टेन फैसिलिटीज जहाँ इस अनाज की सेफ कीपिंग हो। ठीक है। फिर वहीं से हम कहते हैं मकई की सेफ कीपिंग गवर्नमेंट के ज़िम्मे नहीं है, चावल की सेफ कीपिंग है, वीट की आप गवर्नमेंट लोगों को आदत डाले, उसको इंसेंटिव दे। इंसेंटिव का मतलब ये नहीं होता कि आपको नोट दूँ। ये मिसाल के तौर पे आपको मैं कहूँ कि सही साहब आप गोदाम बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको
एक ज़मीन आउटराइट कैश में परचेज करने, अपफ्रंट कैश में करने के बजाय आपको मैं 50 साल का 30 साल का 99 साल की लीज जो होती है, लीज दे दी। ठीक है, अब आपसे एक रेंटल ले लिया मैंने, ठीक है, अब आप एक मिसाल के तौर पे 1 एकड़ 5 करोड़ रुपए में है और 1 एकड़ का रेंटल 1 लाख रुपए साल का, तो आप मुझे बताएं आप अपफ्रंट आपका कितना बचत हो गई, बचत। राइट, आप लगाएंगे तो आप बैंक से ही बोरो करोगे, आपको इंटरेस्ट की भी पेमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम ये होता है कि फैसिलिटेट करना, गवर्नमेंट लोगों को उन चीज़ों पे करती। दूसरा फिर उसमें आपको भी प्रोटेक्शन चाहिए मुझे। हाँ, गोदाम तो मैंने बना लिया, अब मेरे गोदाम में अहमद साहब का माल रखा है। हाँ, अब अहमद साहब मुझ पे क्यों ट्रस्ट करें कि मैं ये उनका माल बेच ही नहीं खा जाऊंगा, या उन्होंने मेरे पास एक क्वालिटी रखाई, जब वो वापस खरीदने आए लेने के लिए मैं उनको C क्लास क्वालिटी दे दूँ। तो इसका मतलब ये है कि एक वी हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, सिस्टम पूरा बनाना है। जो आपने कहा कि हमने जो 50 60 70 साल की बुरी आदतों से एक मार्केट इकोनॉमी पे लोगों को लेके जाना है, तो कुछ गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है, कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी रोल अदा करना है, और फिर उसके बाद जो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस डेफिसिट नहीं हो, बल्कि लोगों का कॉन्फिडेंस हो कि वेयर हाउस में मेरा माल महफूज है, और जो मैंने माल रखाया था जब मैं लेने जाऊंगा तो मुझे वही क्वांटिटी मिलेगी। तो काज़मी साहब, आपको क्यों लगता है कि अभी तक कोई प्राइवेट सेक्टर से प्लेयर इमर्ज नहीं किया या कर नहीं पा रहा, या गवर्नमेंट ने भी बनाने की कोशिश नहीं की जो इस गैप को कंप्लीट कर ले किसी तरीके से? क्योंकि इट मेक सेंस कि अगर जब इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको स्पेंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैपिटल रेज करने के लिए डेफिनेटली पब्लिक के पास जाया जा सकता है, IPO की फॉर्म के अंदर PSX जाया जा सकता है, कैपिटल रेज किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर बैंक लेंडिंग जो है इट्स नॉट अवेलेबल। और ये मसला रहा है पीछे इस मुल्क के अंदर कि बैंक लेंडिंग वाज मोर अवेलेबल टू द गवर्नमेंट देन टू द प्राइवेट सेक्टर। तो व्हाई आर वी नॉट सीइंग दिस काइंड ऑफ प्लेयर इमर्ज? क्या आपके ख्याल में उस तरह के प्लेयर के आने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, या अगर आ भी जाएगा कोई तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो ख़राब हो जाएगा? सबसे पहला तो मुझे तंग हूँ उन लोगों से जो कहते हैं भाई सवारी ये बेग मेरे मुंह में डाल दो। देखिए, आप कितनी कमर्शियल बिल्डिंग देखते हैं जहाँ दुकानें होती हैं, रेंट पे चल रही होती हैं, लोग क्यों दुकानें बनाते हैं? फ्लैट बनाते हैं, रेंट पे चल रहे होते हैं। अभी इन ड्राइव्स में सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से गाड़ी है। इसका मतलब क्या? जब एक लफ्ज़ है इकोनॉमिक्स का, आप तो अप्रिशिएट करें, लेटेंट डिमांड। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई है, लोगों को समझ नहीं है कि और वो क्या है। और हम इसमें एज अ मार्केटिंग मैन हम ये कहते हैं कि योर प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस, अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आपको वीट स्टोर करना है, गोदाम नहीं है, आप फार्मर हो, वीट गोदाम बनाना आपका जिम्मेदारी नहीं है, आपको एक अच्छे गोदाम मिलने चाहिए। मैं एज एन एंटरप्रेन्योर फैसिलिटी क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे लोग अपना माल रखते हैं। भाई एडिबल ऑयल आता है वो भी रखा जाता है, पेट्रोल आता है वो भी वेयर हाउसेस में रखा जाता है। तमाम चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं, और वो जो अब तो दूसरी टर्म भी आप उससे भी समझें कि एक चीज़ कहलाती है बॉन्डेड वेयर हाउस, कि जब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होती है, जब तक मैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दूं तो मैं माल गोदाम से बाहर नहीं ले जा सकता। तो बॉन्डेड वेयर हाउस में क्या होता है कि मुझे एडवांस में ड्यूटी नहीं देनी। मेरे पास 100 टन माल पड़ा है, 5 टन अभी वेयर हाउस से निकालूंगा, 5 टन का ड्यूटी की पेमेंट करूँगा और माल बाहर ले जाए। ठीक है। तो वो जो मैंने कहा कि वी हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, इको मीन्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो जिसको आपने क्रिएट करना है, जहाँ पे आपने उसके पार्टनर्स जो हैं या की स्टेक होल्डर्स डिटर्मन करने, और हर एक की होल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस देना है। कॉन्फिडेंस कोई नहीं देता, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी हुकूमत देती है। अभी यहाँ रुक जाइए कि हमने सवाल करने से पहले, अभी पिछले दिनों जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वीट खरीदने की एक
हाजत हुई अचानक ओवरनाइट के नहीं हमें इतना ख़रीदना है, तो दे वर नॉट एबल टू प्रोक्योर या बाजार से नहीं ले सके। तो वो गंदम जो प्लेज हुई थी बैंकों की, कमर्शियल बैंकों के पास जो प्लेज हुई थी, हजे के वो गोदाम के ताले तोड़ के वो तक उठा के ले गए। रियली ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं कोई अपने घर की कहानी या आपको फेरी टेल नहीं सुना रहा। हाँ कि when they were not able to procure according to their requirements, उन्होंने वो गोदाम के ताले तोड़ के वहाँ तक ले। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कीप्स ऑन ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्फिडेंस शेक करती रहेगी, आप काम करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी नहीं करूँगा, अहमद साहब ये भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि मुझे अपनी एक सिक्योरिटी चाहिए। How do you stop the farmer from over or under producing also? Because इसके अंदर अभी देखें सुने पिछले महीनों में आलू की क्रॉप की बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई आ गई थी, मार्केट के अंदर प्राइसेस कोलैप्स करना शुरू हो गई थी। तो ऑब्वियसली कुछ इंसेंटिव्स देखे होंगे लोगों ने, जो उन्होंने पोटैटो की जो है वो काश्त करना शुरू कर दी। तो वीट जो है वो 2024 में ज़्यादा था, इस साल जो है वो शायद कम है। इट्स ऑल आर्ग्यूबल, अभी देखा जाएगा कि इस साल के एंड पे पता चलेगा कि कितना वेस्ट हुआ, और 1 मिलियन टन जो है वो हमने वेस्ट कर दिया उन्हें मोस्ट प्रोबेबली। तो हाउ डू यू मेक द फार्मर ऑल्सो प्रोड्यूस at a level that you want? Because हम फूड सिक्योरिटी के नाम के ऊपर हम वीट को हम ओवर कल्टिवेट करते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और व्हाट यू कॉल इट अदर काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, वो थोड़ा सा रह जाते हैं पीछे। तो हाउ टू मेक श्योर कि थोड़ी सी बैलेंस्ड किस्म की हो। इसको दूसरी इंडस्ट्री से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। शुगर मिल का एक पर डे क्रशिंग कैपेसिटी होता है, पैरामीटर होता है जिससे आप नापते हो कि इससे की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, वो है ये। उसके बाद उसका एक इकोनॉमिक स्पेल है कि मुझे 150 डेज चलाना है, 180 डेज। मेरा शुगर मिल है, उसके लिए अब इतना गन्ना हो कि वो पर डे उसको चला सके। दूसरी बात क्या है कि इतना एरिया अंडर कल्टिवेशन हो कि वो 150-180 डेज का, राइट। ये कौन मैनेज करता है? ये मॉनिटर करता है। ये तो गवर्नमेंट ने फिर हम आ गया। एक और बीमारी है, उर्दू में कहते हैं भेड़ चाल। सही साहब पोटैटो उगा रहे हैं, यार बड़ा माल है, मलाई है, उगाओ। अब हर कोई ठीक उस लाइन पे लग गया। मेरे दोस्त हैं ओकाड़ा में, उनका नाम भी बता देता हूँ। डॉक्टर MBBS डॉक्टर है अफजाल। फैमिली का जो लैंड होल्डिंग थी, जब उसके फादर की डेथ हुई तो डॉक्टर अफजाल को उनके फादर ने कहा कि बच्चा, सिंस यू आर द ओनली मेल मेंबर मेरी फैमिली में, बच्चों में, बेटों में, तो तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट UK में जो डॉक्टरी कर रहा है, दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। और इसमें सिर्फ यही नहीं, तेरे चाचे मामे बहन भाई सबका स्टेक है इस ज़मीन पे। एंड ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ पोटैटो ओकाड़ा में। कराची में मैं उस वक्त 80 रुपये किलो आलू ख़रीद रहा था और अफजाल 6 रुपये किलो बेच रहा है। और मुझे एक बात बताओ, अगर अफजाल के बजाय आप हो, अहमद साहब हो, हैदर साहब हो, कोई भी हो, तो कैन दे सर्वाइव? नहीं, लेकिन फिर अफजाल साहब को एग्रीगेटर की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आ रहा। वो जब कह रहे हैं कि मैंने तो तुमसे लेना ही 6 रुपए किलो पे है, तो फिर अफजाल साहब। सर अभी क्या हुआ, इस दफ़ा मेरे पास 5 एकड़ के बजाय 50 एकड़ में पोटैटो की कल्टिवेशन हो गई। ब्लट हो गया। अगले साल लोग 50 के बजाय फिर 5 पे आ गए। शॉर्ट इस वक्त मेरी एक बुरी आदत है खाने में, सलाद खाने की, उसमें टमाटर मेरा फेवरेट आइटम है। 400 रुपये किलो इस वक्त टमाटर है। 200 रुपये 150 रुपये प्याज बिक रहा है।
यार वो जो हम गांव में देखते थे वो प्याज कैसे हाथ से तोड़ता था और रोटी से खा लेता था। अरे भाई अब तो वो प्याज भी नहीं खरीद सकता, इतनी महंगी हो गई है। तो उसकी वजह यह जो मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट जो सबसे बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उसके पास तमाम जो कल्टिवेबल लैंड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं कि कौन सी ज़मीन इज़ सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट, बनाना, शुगर केन। ये गवर्नमेंट के पास ये सारा एक डेटा होता है। जो आजकल सबसे बड़ा हम कहते हैं कि आपके पास एक डेटाबेस हो कि कौन से इलाके में क्या चीज़ कितनी कास्ट हो, ताकि ना तो आप गलत में जाएं ना शॉर्टेज में। लेकिन काजमी साहब, वाई फार्मर भी तो स्टूपिड नहीं है। फार्मर्स भी तो पैटर्न्स नोट कर रहे होते हैं, डिमांड सप्लाई की पैटर्न्स भी नोट कर रहे होते हैं। साथ साथ वो उनको अपने लैंड के बारे में पता होता है, वेदर की कुछ अंदाजे होते हैं लोगों के। सो वी इट्स नॉट लाइक कि इमेच्योर नए काम करने वाले लोग हैं, ये लोग भी तो सीजनड लोग हैं। तो ये कुछ गलती तो होती है कहीं पे। सही साहब, आपकी बात 100% मैं मान लेता हूँ, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूँगा। हालांकि मैं अभी आपको डिसएग्री करके 2 बातें भी कहूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक बहुत अच्छा लॉजिक है कि किसान को भी तो सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या उगाऊँ। अभी आपको दूसरी मिसाल देते हैं। कॉटन, सदर्न पंजाब जो है कॉटन ग्रोइंग बेल्ट था। यस, इट हैज़ बिकम अ शुगर केन ग्रोइंग बेल्ट। पर्टिकुलरली जो मेरा एरियाज हैं जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूमता हूँ, रहीम खान डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह, वहाँ जहाँ कल तक कॉटन उगती थी अब गन्ना है। क्यों? 5 साल 7 साल हो गए कॉटन को कीड़ा लग जाता है। इट इज़ नोन एज CLV, कर्ल लीफ वायरस। उसका हम आज तक कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। उसमें एक चीज़ कहलाती है CLV रेजिस्टेंट वैरायटी, उसमें वो बीज जो होता है वो होता है, हम वो नहीं कर पाए। अब क्या है कि पाकिस्तान विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 मिलियन बेल्स, गौर से सुनिए, 20 मिलियन बेल्स, वो 5 या 7 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। वजह क्या है कि द पीपल हु हैव बर्न्ड देयर फिंगर्स, जिनकी 2-2 साल क्रॉप CLV अटैक की वजह से ख़त्म हो गई और उन्होंने माचिस की तीलियां जला के आग लगाई है, ठीक है, वो कहते हैं कानों को ऐसे हाथ लगाओ भाई, हमने नहीं मरा। लेकिन इसके अंदर आई थिंक एक और भी जो एलिमेंट है वो GSP+ का है कि GSP+ की वजह से और जो अमेरिका के साथ टेक्सटाइल की डील्स हैं उसके अंदर वी आर नॉट एबल टू रियली यूज़ आवर लोकल कॉटन, क्योंकि उसके अंदर बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर के मामला ही उठाते रहे हैं। सो आई थिंक इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स दैट वी मेक टू द US, उसमें जो कॉटन होता है वो एक्चुअली US से ही आया करता है, एंड इट्स सम काइंड ऑफ सिचुएशन दैट दे हैव मेड। सो आई थिंक कि वो कॉटन के लिए तो स्पेशली हालात थोड़े से ख़राब भी कर दिए गए हैं। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जब सीड अथॉरिटीज़ भी अवेलेबल हैं और इसके ऊपर पार्को और PARC और NARC जो है वो भी काम कर रहे हैं, तो वाई रेजिस्टेंट ब्रीड्स ऑफ कॉटन कुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट? फूड फॉर थॉट। एक होती है हमारी देसी कॉटन, एक होती है हाइब्रिड, एक होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाइब्रिड ये होता है कि 2 क्रॉस ब्रीड करके हम बनाते हैं और उसका 3 दफ़ा में सीड यूज़ हो सकता है। लेकिन GMO जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो तो एक दफ़ा यूज़ हो सकता है, बस वो एक है, खरीदना पड़ता है वो, हर दफ़ा आपको बीज खरीद। अब एक चीज़ आपने बचपन में भी पढ़ी होगी कहीं, पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट है जी, कि जी प्लांट जो होते हैं उसमें जो फल लगे या दाना लगे वो होती है पॉलिनेशन से। अब यहाँ मेरे यहाँ कोई डिमार्केशन नहीं है, ये जो प्लॉट है उस पर लोकल कॉटन है, इसके बाजू में हाइब्रिड है, इसके बराबर में GMO है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में इतना उसका क्या होता है कि अडल्ट्रेशन हो जाएगी या वो इतनी खौफनाक किस्म की चीज़ बन जाएगी कि वो समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या बन गई। अब फिर अगेन वही कि ये काम मेरी गवर्नमेंट का है, ठीक है, सीड अथॉरिटी है। सीड अथॉरिटी का काम है कि टाइमली अवेलेबल सीड को करे, उसकी प्राइस
मुनासिब हो। ये गवर्नमेंट का क्या काम है? मैंने आपको जो कहा, जो बार बार इस हमारी आपकी डिस्कशन में आएगा, गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेटर है या इंटरवेंशन का काम करती है। जब मिसाल के तौर पे कीमत बढ़ गई, 20 साल सीड महंगा हो गया, तो अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी अपने अकाउंट से। लेकिन वो ये नहीं कि फार्मर को दे, बल्कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कोई इश्यू है, ठीक है, कॉटन से अभी भी आ जाए, आज की आप खबर पढ़िएगा कि सिंध में इस वक्त कॉटन बूम पे आ रही है। सागर डिस्ट्रिक्ट है और कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग कॉटन लाइक एनीथिंग। अरे भाई वहाँ पे हो रहा है तो रहीमिया खां में क्यों नहीं कॉटन होगा? उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं होगा? और जो पास में बना रहे थे। इसका मतलब ये कि एक तो वहाँ का फार्मर शायद ज़्यादा एडवांस था, पढ़ा लिखा था, उसने अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए खुद कुछ काम किया। यहाँ का फार्मर थोड़ा सा निकम्मा था या सोचता। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने उसको समझाने की कोशिश की कि बच्चा, हम अब मिसाल के तौर पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट सॉइल टेस्ट करती है। गवर्नमेंट क्यों नहीं कहती कि भाई 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद अपना सॉइल टेस्ट कराओ? क्यों नहीं बाइंडिंग करती कि जी इनका तो सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए है सारा कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हो सकती है, हो चुकी है, उससे ही पता चला कि जिससे है सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ABCDEFG कौन सी क्रॉप, और फिर उसके ऊपर कि कौन सी सीड की वैरायटी है। अच्छा, मैं क्योंकि शुगर इंडस्ट्री से बहुत क्लोज रहा हूँ, तो शुगर इंडस्ट्री में नवाशा में एक फैक्ट्री थी जिसके साथ मैं था, तो हमारे पास ये था कि हमारे लेफ्ट पे जो है वो डिफरेंट वैरायटी उग रही है जो सक्रेंट को दे रही है, हमारे इधर जो है वो काजी अहमद को दे रही है, वो डिफरेंट वैरायटी है, क्योंकि वो लैंड का जो कॉम्पोजिशन है या लैंड की स्पेसिफिकेशन उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ है कि मेरी क्रशिंग शुरू हो रही है नवंबर में और चलेगी फरवरी मार्च अप्रैल तक, तो मुझे एक टर्म और आज आप अपनी याददाश्त में लिख लीजिएगा, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी और लेट मैच्योरिंग, वो दैट शुड बी अवेलेबल इन नवंबर दिसंबर एंड दो शुड बी अवेलेबल इन मार्च अप्रैल। तो आप वो ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस, और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो, इसके लिए हम एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं, हैंड होल्डिंग। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। एक और चीज़ है कि सिंध के अंदर लैंड होल्डिंग्स का साइज बड़ा है पंजाब से, राइट? तो मे बी दिस इज़ द इशू कि वो लैंड होल्डिंग्स का साइज छोटा है, वो एक किस्म का सबसिस्टेंस फार्मर है और एक ज़रखेज़ ज़मीन पे बैठा है तो थोड़ा सा वो बेच भी सकता है, लेकिन अपेरेंटली देयर माइट नॉट बी इनफ इंसेंटिव फॉर हिम टू अपडेट। पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फ्लरिश कर रही हैं। आपने भी अभी कहीं कहा कि गुफ्तगू में अभी कि जी वेयर हाउस बनाने के लिए IPOs किए जा सकते हैं। फैक्ट है पंजाब में फ्रेगमेंटेशन, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स हुई, लैंड रिफॉर्म कि मेरे दादे के 6 पुत्र, फिर मेरे अब्बे के 6 पुत्र, तो अब जो मेरे बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा? इतना सा पीस ऑफ लैंड। अब एक चीज़ है जिसको आज मैं आपको एक और मतलब आपकी एकेडमिक ग्रूमिंग भी कह रहा हूँ। जैसे हमने पहले कहा कि बड़े लैंड होल्डिंग को तकसीम किया छोटे लैंड होल्डिंग में, जो अयूब खान के ज़माने में जो लैंड रिफॉर्म थी कि जो बिगर लैंड होल्डिंग थी उसको आपने एक छोटे यूनिट में। अब मैं कहता हूँ कि वी हैव टू डू अ रिवर्स लैंड रिफॉर्म करनी है, जहाँ वो जो आधा एकड़ 1 एकड़ 2 एकड़ का है उसको कंसोलिडेट करो। अच्छा, होता ये है कि हमारी एक साइकी भी है, ये तो मेरे दादे की ज़मीन है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई तू 1 एकड़ में क्या कमा लेगा, क्या कमा लेगा? नहीं। तो इसमें एक है जिसको लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने 50 एकड़, अच्छा
मज़े की बात यह एज एन इंडिविजुअल यू कैन होल्ड मोर देन अ सर्टन एकड़, लेकिन व्हेन यू गो फॉर कॉर्पोरेट फार्मिंग तो आप 50-100 एकड़ 200 एकड़ तक का वो कर सकते सर हैं। और उसमें क्या है कि लोग कहते हैं कि जी मेरी ज़मीन बिक गई, बस ज़मीन के उसकी जो वैल्यू है उसकी इक्विवेलेंट उसका शेयर होल्डिंग उसको दे दो। हाँ, सो इट्स मोर लाइक यूर थिंकिंग अबाउट अ फार्मिंग कोऑपरेटिव जो होता है चाइना के अंदर भी। कोऑपरेटिव का लफ्ज नहीं लिखो, कॉर्पोरेट, ये दीज आर टू डिफरेंट वर्ड। ठीक है, कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव। ठीक है। और पाकिस्तान में कोऑपरेटिव के इतने स्कैम हुए कि अब कोऑपरेटिव का नाम आता है ना बंदा ऐसे कांपने लगता है। ओके, तो अब जो चीज़ है कि कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट इसलिए कि 100 मैं एज एन इंडिविजुअल 5-10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकता आज की कीमत, क्योंकि आप जो उसको सब्सिस्टेंस फार्मर या स्मॉल फार्मर्स कह रहे हो वो वही है। अब वो कहाँ से खरीदे, उसके लिए तो 1 एकड़ की भी 2 एकड़ की भी काश्त है, वो थोड़ी सी मुश्किल है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। फिर वही है कि या तो हम वो उसको फैसिलिटेट करें कि उसको सीड भी उधार पे मिलेगा, उसको पेस्टिसाइड भी उधार पे मिलेगा, लेकिन जब उधार में देगा तो फिर उसका एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी होगा, तो वो सब ये सब। लेकिन जो चीज़ है कि जो मैंने IB में सबक पढ़ा था कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, वी शुड टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे अमेरिका ने 2 एटम बॉम्ब कराए। अक्लमंद जापानी जो था उसने कहा कि लेट्स नॉट क्राई, ओके वी आर सिटिंग ऑन रबल्स, ईदर वी कैन कीप ऑन क्राइंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड, और इसी रबल से कुछ चीज़ें बनाएं, इसी टूटी फूटी बिल्डिंगों से कुछ चीज़ें हम बनाएं, फैक्ट्रियाँ जिसको कहते हैं रिफर्बिश करें, लेट्स स्टार्ट। और आज जापान इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्यों कि उन्होंने रोए नहीं। हम अपना रोना गाना बहुत करते हैं कि मैं लूट गया पैठ गया, हाँ, हम ये नहीं कहते। जब मुझे मालूम है कि मेरे पड़ोस में हाइब्रिड कॉटन हो गई है, अभी बहुत मज़े की बात है, रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट में एक छली होती है, वो इतनी बड़ी होती है, नॉर्मल छली से तकरीबन 1.5 गुना या 2। उसमें एक प्रॉब्लम आती है, उसके जो छिलका होता है ना उसमें छोटे से कांटे होते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली हाथों से बैठ के औरतें बच्चे मर्द वो छीलते हैं छलियों को, फिर उसको धूप में सुखाते हैं। अब एक झगड़ा ही आ रहा है कि रहीमिया खां में ये, और जो इतनी बड़ी छली आ गई है जिसके मिसाल के तौर पे एक छली में 100 दाने, इसमें 500 दाने। हम कहते हैं यार 100 दानों वाली छली काश करो, ये 500 दाने वाली काश नहीं करो, क्योंकि इससे जब हम छीलते हैं तो कांटे हमें चुभ जाते हैं। और भाई तुम कोई टेक्नोलॉजी लाओ जिससे कांटे उतर जाते हो, वो जो छिलका जो है वो बंदे को नहीं उसका कांटा चुभे। तो ये जो कि थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स नॉट थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, कि आपने उसको अपना जो इशू है वो, जो सबसे बड़ी बात है जो पाकिस्तान में, एक और जुमला कहूँगा कि देयर आर आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस फार्मर्स हैं जहाँ पे दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है। भाई अगर सैयद साहब एक चीज़ इतने एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वाई कांट अदर्स डू द सेम। प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक दिस कि गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन होने के बावजूद उसकी यूटिलाइजेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं और मार्केट भी मेजरली डिस्टॉर्ट होती है। लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एग्रीगेटर से गलत सिग्नल्स निकल रहे हैं, जैसे कि फार्मर्स जो हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे अपने काम की, और उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है इन्वेस्टमेंट डालने का और अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने का। एक बात हमने जो इसमें डिस्कस की वो ये कि क्या अगर हम लैंड होल्डिंग्स का साइज़ बढ़ा दें तो उससे क्या ये इंसेंटिव्स जो है वो वापस आ सकते हैं। ओवरऑल प्रॉब्लम मे बी कॉर्पोरेट फार्मिंग से रिजॉल्व हो जाए। आई थिंक कॉर्पोरेटिव्स की तो काज़मी साहब ने सही बताया कि हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैमी है। तो वी हैव हैड सम सक्सेसेस आल्सो, लेकिन नॉट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो डेफिनेटली आई थिंक अगर गवर्नमेंट जो है इस दफ़ा इसको
एज अ क्राइसिस टू क्राइसिस डील करने के बजाय एक पॉलिसी ऐसी लेकर आए जिस पे वो कंसिस्टेंटली खड़ी रह सके, कि पॉलिसी के हवाले से प्रिडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी भी रहे सारे स्टेक होल्डर्स के अंदर, और एटलीस्ट एक अटेम्प्ट होनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री को या इस सेक्टर को जो है नॉर्मलाइज किया जाए, इसके मामलात को जिस तरह हम इसको डिमांड करते हैं उसी तरह उसकी सप्लाई को थोड़ा सा बैलेंस आउट किया जाए, स्प्रेड आउट किया जाए, और जो भी बैड इंसेंटिव्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, चाहे वो हम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कर लिए हैं, उससे थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए। लोकल तक जो है आपकी रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो मोबिलाइज नहीं हो रही। गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन रियली हेल्पिंग पीपल कम टुगेदर एंड रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। वी हैव टू थिंक अबाउट सॉल्यूशंस, नॉट अबाउट प्रॉब्लम्स, एंड राइट नाउ द गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग अप विद मेनी सॉल्यूशंस। सो विद दैट सेड, लेट्स होप कि अगले 10 महीने 20 महीने में कोई मेजर किस्म का स्कैंडल ना आए, और ये जो इम्पोर्ट की जो गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है ये कामयाब एक्शन हो, बिकॉज रियली व्हाट वी वांट इज द गवर्नमेंट टू स्टार्ट मेकिंग राइट डिसीजंस। वी कैंट अफोर्ड टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सैयद अली और आप देख रहे थे लिबर्टी चौक। अल्लाह हाफिज़।